नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ देवेंद्र गमथियाल की भेजी एक सच्ची और डरावनी कहानी। तो दोस्तों, हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। अरे भैया, यहाँ से नहीं, दूसरी तरफ से, रमेश अपने भाई नरेश से चिल्लाते हुए बोला। ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ, तू दूसरी तरफ से जा। संभाल के जाना, काफी खड़ी चट्टान है, यहाँ पैर वैर मत उड़वा लेना, नरेश बोला। दोनों काफी आगे आ गए थे। ये जंगल का सबसे खतरनाक इलाका था। चारों तरफ बस खड़ी चट्टानें ही नजर आ रही थी। घना जंगल काफी पीछे छूट चुका था। काकड़ की खोज ने उन्हें इस तरह खींच लाया था। भैया, क्या हुआ रमेश? दोनों चिल्लाकर बात कर रहे थे। रमेश ने अपने भाई को चुप रहने के लिए इशारा किया और अपने दाएं हाथ से अपनी आंखों की ओर इशारा किया। फिर पहाड़ की तरफ इशारा किया। फिर हाथों से इशारा किया कि वो दाईं तरफ से होता हुआ संकरी चढ़ाई चढ़ कर जाएगा और नरेश बाईं तरफ से जाएगा। कहाँ फंसा दिया इस रमेश ने। खुद अच्छे रास्ते से जा रहा है और मुझे इस खड़ी चट्टान के रास्ते भेज रहा है, जहाँ से अगर गिरा तो मेरी हड्डियाँ भी नहीं मिल पानी है। नरेश खुद से बात करता हुआ टेढ़े मेढ़े रास्ते दबे पांव चलता हुआ जहाँ रमेश ने इशारा किया था जा रहा था। जरूर रमेश को काकड़ दिख गया होगा। आगे एक बहुत बड़ी खड़ी चट्टान दिख रही है, जिसे शायद वो काकड़ को घेरने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। एक तो बंदूक भी पुरानी हो गई है, मेरी अब शायद ही चले। कमबख्त, ये बड़े पहाड़ किसी काम के नहीं हैं। हर बार बीच में आ जा रहे हैं तो निशाना भी कैसे मारें, और ये काकड़ हमें यहाँ तक खींच लाया। नरेश खुद से ही बातें किए जा रहा था। जैसे तैसे वो रमेश की बताई जगह पहुँच चुका था। उसे अब रमेश दिखाई भी देने लगा था। रमेश ने भी शायद उसे देख लिया था। पहाड़ी के ऊपरी छोर पर था और नरेश पहाड़ी के निचले छोर पर, लेकिन फिर भी काफ़ी ऊंचाई थी, जिससे नरेश को काफ़ी देर हुआ था। दोनों को काकड़ साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो पहाड़ में काफ़ी ऊंचाई पर उगी घास को खा रहा था। आज सुबह सांगड़ गांव। रमेश और सुरेश हमेशा की तरह अपने आंगन में खाट पर बैठे पत्ते खेल रहे थे। मकान के बाहर आंगन पत्थरों को बिछाकर बनाया गया था। मकान कोई खास बड़ा नहीं था, लेकिन पत्थरों का बना हुआ था, जिसमें 4 कमरे बने हुए थे। दोनों अपने खेल में व्यस्त थे कि रमेश की बीवी ललिता कमरे से झाड़ू मारते मारते आंगन में भी पहुंच गई थी। आंगन में झाड़ू मारते हुए उसने रमेश को इशारों में अपने पास बुलाया। रमेश ने सिर हिलाकर ही आने से मना कर दिया। ललिता झाड़ू वहीं छोड़ते हुए अंदर कमरे में चल गई, जहां उसकी जेठानी बैठी हुई थी। ललिता बोलती है, दीदी आप इनको कुछ बोलती क्यों नहीं? शालिनी बोलती है, अब क्या बोलूं, ये सुने मेरी बात तब ना। ऐसे दिन भर पत्ते खेलकर क्या भला होने वाला है। आप ही कुछ कह दीजिए इनसे कि ये कुछ सामान ले आए बाजार से, ललिता बोली। शालिनी बोलती है कि क्या मंगवाना है, सब है तो घर में। दीदी कुछ मीट ले आते हैं, ये तो बढ़िया रहता है, ललिता बोली। काकड़ का मीट मंगवाया जाए इनसे फिर तो। बहुत समय से हिरन और खरगोश का मीट भी नहीं खाई हूँ, शालिनी बोली। ललिता बोलती है, मैंने तो नहीं खाया कभी। तो आज ही मंगवा लेते हैं, शालिनी बोली। शालिनी तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ चली। शालिनी अपने पति नरेश और देवर रमेश से बोलती है, कई दिनों से आप दोनों ने एक भी हिरन खरगोश का मीट नहीं खिलाया है। आप लोग जाइए ना शिकार पर, ये लगता है पागल हो गई हैं। नरेश ने रमेश से धीमी आवाज में कहा, क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो आप? जाइए ना, इसी बहाने आपकी बंदूकें भी बाहर घूम आएंगी, शालिनी बोली। भैया चल लेते हैं, वरना तो ये दोनों मिलकर हमें घर पर रहने नहीं देने वाली, रमेश धीमी आवाज में बोला। ठीक कह रहा है, इसी बहाने शिकार का मजा भी ले लिया जाए, नरेश बोला। ठीक है, हम जा रहे हैं, बस हमारी बंदूकें और कुछ कारतूसें दे दो अंदर से, नरेश ने शालिनी की तरफ देखकर कहा।
चलो अच्छा है, बच्चों को भी नया खाने को मिल जाएगा अब, शालिनी बोली। नरेश और रमेश तैयार होकर थोड़ा सा पानी साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रमेश और नरेश कुछ दूरी पर खड़े काकड़ को देख रहे थे। दोनों की बंदूकें तैयार थी। ना जाने कब गोली बंदूक से निकलकर काकड़ को भेद देती है, इसका कुछ पता ही नहीं चलता है। नरेश और रमेश को इंतजार तो बस यही वक्त का कि कब काकड़ झाड़ियों से बाहर आए। नरेश और रमेश केवल इशारों में ही बात कर रहे थे। उन्हें काकड़ को बस झाड़ियों के झुरमुट से बाहर आने तक का इंतजार करना था। नरेश शुरू से ही काफ़ी असहज महसूस कर रहा था। वो ऐसी जगह खड़ा था जहाँ से गिरना उसके लिए मौत से बढ़कर और कोई इनाम नहीं होता। उसके मन में ऊंचाई का डर था जो जा नहीं रहा था, इसलिए उसके हाथ में बंदूक भी काफ़ी हिलती जा रही थी और वो निशाना लगाने में चूक सकता था। बस एक पल और फिर इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी और शालिनी को इस दुनिया से। नरेश खुद से ही बड़बड़ाता हुआ बोला। काफ़ी देर हो गई थी लेकिन काकड़ झुरमुट से बाहर नहीं आया। दोनों भाई इंतजार करते हुए थकने लगे थे। धूप भी अब परछाई को खाने को तैयार हो चुकी थी। अचानक जैसे चमत्कार हो गया हो और काकर झुरमुट से बाहर घास चरता हुआ बाहर आया। नरेश जल्दबाजी में इतना अधिक उत्साहित हो गया कि काकड़ को देखते देखते न जाने कब उसका पैर भुरभुरी जगह पर पड़ा और फिसल गया। उसकी उंगली ट्रिगर पर ही रही और न जाने कब ट्रिगर दब गया। वो खुद नहीं जान पाया। जब तक वो समझता, एक जोरदार चीख ने पूरे आसमान को हिलने को मजबूर कर दिया था। गोली रमेश के सीने को चीरते हुए पार कर गई। रमेश गोली के झटके से उड़ता हुआ पहाड़ से नीचे गिर गया। नरेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो जानता था कि भले ही चाहे गोली लगने से रमेश ना मरा हो, लेकिन पहाड़ से इतनी ऊंचाई से गिरकर उसकी मौत जरूर हो गई होगी। उसके हाथ और पैर कांपने लगे। उसकी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो पहाड़ से नीचे गिरे हुए रमेश को देख भी पाए। वो कुछ देर अपनी ही जगह बैठा रहा, लेकिन उसे लगा जैसे कई वर्ष बीत गए हों। अब वो अपनी जगह से उठा और अपने आंसुओं को पीते हुए घर की ओर चल पड़ा। जंगल से सांगड़ तक का सफ़र उसके लिए आज सबसे लंबा था, लेकिन वो इसे भी पार करने में सफल हुआ और घर पहुंच गया। नरेश को अकेला आया देखकर शालिनी और ललिता दोनों घबरा गए। ऊपर से नरेश के मुख पर डर का भाव दिख रहा था। क्या हुआ जी? देवर जी कहाँ हैं? शालिनी बोली। नरेश, वो आता ही होगा। मैं थक गया था तो जल्दी आ गया। आप अकेले आ गए? देख रहे हो रात होने वाली है और आप कह रहे हो आने वाला है, शालिनी बोली। क्या हुआ जेठ जी, वो ठीक तो है ना? ललिता बोली। तुम दोनों फिक्र मत करो, जाकर खाना बनाओ, वो आता ही होगा, नरेश बोला। उन्हें आने दो, शालिनी बोली। उसको शायद ही शिकार मिला हो। खाना खाओ तुम लोग, वो दूसरे गांव में रुक जाएगा अगर उसे देर हो जाएगी तो, नरेश बोला। इतना कहकर नरेश तेज कदमों से अपने कमरे में चला गया और अंदर से कुंडी लगाकर बैठ गया। शालिनी और ललिता एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। दोनों खाना बनाने रसोई में चले गए क्योंकि बच्चों को भूखा नहीं सुलाया जा सकता था। सबका मन आसान था, लेकिन रमेश का क्या हुआ और वो कैसा है कोई नहीं समझ सकता था। रात 8 बजे तक खाना बन चुका था और बच्चे खाना खाकर सो चुके थे। बाघ और जंगली जानवरों का हमेशा से सांगड़ में डर था, जिस कारण सभी जल्दी खाकर सो जाते थे। लेकिन नरेश ने खाना खाने से इनकार कर दिया था और ललिता रमेश की चिंता में खाना नहीं खा पाई। शालिनी भी थोड़ा सा खाकर अपने पति के कमरे की ओर चल पड़ी। कमरे की कुंडी अब खुल चुकी थी और नरेश कंबल को सिर तक ओढ़े लेटा हुआ था। शालिनी ने धीरे से किवाड़ बंद किए और नरेश के बगल में आकर लेट गई। नरेश अब तक जागा हुआ ही था, लेकिन उसने सोने का नाटक किया क्योंकि आज वो किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं था। रात आज काटने को आ रही थी। आज नरेश का छोटा भाई ऐसे सफ़र पर जो था जिसका अंत कोई नहीं जानता, लेकिन तय था वो वापस नहीं आने वाला है या आने वाला था। ठक ठक ठक। ललिता गहरी नींद में सोई हुई थी। काफ़ी देर जागने के बाद उसे नींद आई थी, लेकिन उसकी आंख एकदम से खुली
शायद उसे उम्मीद थी कि उसका पति आएगा। जल्दबाजी में उसने दरवाज़ा खोला और उसकी उम्मीद गलत साबित नहीं हुई। बड़ी देर कर दी आपने आने में। ललिता का बस इतना ही कहना था कि रमेश उसको धक्का देता हुआ कमरे में घुस गया और चारपाई पर बैठ गया। ललिता को रमेश का ये व्यवहार बहुत अजीब लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। अब कमरे में एक अजीब सी शांति थी। ललिता बस रमेश को देखे जा रही थी। रमेश के कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे और फटे हुए थे। ललिता को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन इतने इंतजार के बाद आया था रमेश, तो वो कुछ नहीं बोली। रमेश कुछ देर सब चीज़ें निहारता जा रहा था। हर एक छोटी छोटी चीज़ जिनको उसने कभी देखा भी नहीं था, आज वो उन्हें भी टटोल रहा था, महसूस कर रहा था। ललिता उसका यह व्यवहार समझ नहीं पा रही थी और एक कोने में खड़ी थी। रात के 2 बज चुके थे और ललिता की आंखें भारी हो रही थी। वो ना जाने कब खड़े खड़े सो जाती, लेकिन तभी रमेश ने कुछ कहा और उसका ध्यान फिर से रमेश पर गया। काफ़ी दर्द हो रहा है मुझे। उसकी आवाज़ कुछ टूटी हुई लग रही थी, जिसे ललिता भी समझ रही थी। तुम मेरा कंधा और पैर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। ललिता उसके पास आई और बोली, मैं दबाती हूँ, आप बैठ जाओ बिस्तर पर। रमेश बिस्तर पर बैठ गया। ललिता उसके पीछे से आई और उसके कंधे को दबाने लगी, लेकिन उसने हाथ एकदम से हटा लिया। दबाओ ना, बहुत दर्द हो रहा है, रमेश ने कहा। डरते हुए ललिता ने उसके कंधों को फिर दबाया। उसे इस बार यकीन हो गया कि उसके कंधे की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी डर के मारे हालत खराब होने लगी। वो जहाँ जहाँ हाथ लगा रही थी, वहाँ हड्डियों के चूरे के अलावा और कुछ महसूस नहीं हो रहा था। ललिता के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद के डर को काबू में करने की जोड़ तोड़ शुरू कर दी। रमेश दर्द से कहराने लगा और बार बार यही कह रहा था, बहुत दर्द हो रहा है। रमेश अब लेट गया और ललिता को पैर दबाने को इशारा करने लगा। ललिता चुपचाप पैरों को दबाने के लिए बढ़ी, लेकिन पैर छूते ही उसे एहसास हुआ कि पैर की हड्डियां भी जगह जगह से टूटी हुई थी। उसके मन में डर के साथ ही अजीब सा दुख भी था और घबराहट भी, क्योंकि हर एक तरह से लग रहा था कि रमेश शायद ही जिंदा हो। इतना सोचते ही उसका डर और बढ़ गया। काफ़ी देर कहराते कहराते रमेश को शायद नींद आ गई थी। चिमनी की रोशनी इतनी कम थी कि ललिता रमेश को देख भी नहीं पा रही थी। ऊपर से जो उसने आज महसूस किया था, वो उसे डराए जा रहा था। रमेश तो सो गया, लेकिन इस हालत में ललिता कैसे सो पाती। उसकी आंखें रात भर जागी थी, जो ना जाने कब थक कर बंद हो गई। अगली सुबह ललिता की अचानक से नींद टूटी। कल रात की घटना को सोचते ही वो पसीना पसीना हो गई। रमेश को इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। दौड़कर बाहर चौक पर आई, इधर उधर भागती देखती रही, लेकिन रमेश का कोई नामो निशान नहीं मिला। ललिता का डर बढ़ता जा रहा था। एक पल को उसे लगा कि यह सब सपना होगा, लेकिन फिर लगा कि अगर ये सपना ही था तो इतना बुरा क्यों। डर धीरे धीरे चिंता का रूप लेने लगा था। दीदी, दीदी, ओ दीदी, कहाँ हो दीदी? शालिनी ललिता की व्याकुलता भरी पुकार को अनसुना कर पाई और पागलों जैसे हालत में बाहर चौक तक आ गई। क्या हुआ ललिता, इतनी परेशान क्यों हो रही है? दीदी वो घबरा मत ललिता, रमेश समझदार है, वो आ जाएगा जल्दी ही घर वापस। दीदी, क्या आपने कल या फिर आज सुबह उनको देखा था? क्या वो मिलकर गए थे आपसे? मुझे बिना बताए चले गए। कल रात आ तो गए थे वो, फिर क्यों चले गए? नरेश भी अब तक बाहर आ चुका था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो जानता था अब रमेश कभी वापस नहीं आएगा, मगर वो कुछ बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। शालिनी बेसुध हो चुकी ललिता को संभालने का प्रयत्न कर रही थी। ललिता, संभाल खुद को, रमेश वापस आ जाएगा तो ऐसे कैसे हिम्मत हार रही है? दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? वो आए थे कल रात को, आए थे कल रात ही। ललिता, वो नहीं आया कल, तू समझ तो, वो नहीं आए कल। ललिता अब रोए जा रही थी। तरह तरह के ख्याल उसके मन में आ रहे थे, जिनको संभालना अब तक उसके काबू से बाहर हो रहा था। वो ललिता लगातार रोए ही जा रही थी। नरेश खुद को ललिता की इस हालत का
दोषी मान रहा था। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। रोती बिलखती ललिता को देखकर अब उससे भी चुप नहीं रहा जा रहा था। बहू, वो और कितनी हिम्मत जुटाए। एक भाई जिसकी वजह से आज उसका भाई उनके बीच नहीं है। कैसे खुद को संभाल रहा होगा वो, जो कि अपने भाई की मौत पर रो भी नहीं सकता हो। लेकिन नरेश को ये पहाड़ चढ़ना ही था। बहू, वो रमेश अब शायद कभी वापस नहीं आएगा। शायद ये किसी ने नहीं सुना था, ना शालिनी ने ना ही ललिता ने, क्योंकि दोनों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, या शायद उन्होंने इसे सुनकर भी अनसुना कर दिया था। ललिता अब भी रोए जा रही थी। जो बात नरेश को खाए जा रही थी, एक जोरदार जल्लाहट और गुस्से से नरेश चीख पड़ा, बहू, रमेश अब कभी वापस नहीं आ पाएगा। कुछ देर सन्नाटा रहा। जब सन्नाटा टूटा तो ललिता जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रो रही थी, तो शालिनी नरेश का मुंह ताक रही थी। शायद नरेश के इस कथन का जवाब मांग रही थी नरेश से। नरेश भी समझ गया था कि उसे अब क्या करना है। नरेश भी बिना रुके पूरी एक सांस में ही सारी बात शालिनी को और ललिता को सुना गया। दोपहर का समय। ललिता सुबह से रो रही थी, जो अब भी जारी था, लेकिन अब वो बोलने की हालत में आ चुकी थी। तीनों रमेश को लेने जंगल की तरफ रवाना हुए, क्योंकि जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब रमेश का शरीर तो वापस लाना ही था। जिस जगह से रमेश गिरा था तीनों लोग वहीं पहुंच गए थे, लेकिन रमेश का शरीर ढूंढते रहे। शाम होने को आई, मगर रमेश का कुछ पता नहीं लगा। रात घिरने से पहले तीनों वापस घर आ गए थे। रात को रमेश, शालिनी और ललिता घर पहुंच चुके थे। सबको दुख तो था, लेकिन अब दुख कहीं दिख नहीं रहा था, या फिर रमेश के गायब होने का दुख बाकी दुखों को दबा गया था। ललिता की हालत भी अब सुधर चुकी थी, तो वो भी कल बीती रात की घटना उन सबको बता चुकी थी। अब सबके चेहरे पर डर और चिंता की लकीरें खींच गई थी। खाना पीना सबका आज छूटना ही था। बच्चों को खाना खिलाकर तीनों एक कमरे में बैठे थे। दीदी, क्या वो आज भी आएंगे? इस बात में अगर दुख नहीं था तो खुशी भी नहीं थी। था तो केवल डर। ना जाने सुबह से कब दिन हुआ और कब रात। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन आज शायद ही किसी को नींद आने वाली थी। सभी केवल रात के बीत जाने का इंतजार कर रहे थे। बच्चे सो चुके थे और उनसे तीनों ने ये बात छुपाई भी थी। ललिता अब अपने कमरे में जा चुकी थी। नरेश और शालिनी जागे हुए थे। ऐसे ही ललिता भी जागी हुई थी। सबके कान दरवाजे पर लगे हुए थे। आज घड़ी की सुई भी ऐसे आवाज करती हुई महसूस कर रही थी जैसे कि कारतूस की आवाज हो। हवा भी ऐसे आवाज कर रही थी जैसे कि तेज बहाव वाली नदी गुजर रही हो। कीड़ों की टर-टर किरकिर की आवाज आज सबसे ज्यादा भयावह लग रही थी। ठक 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 ठक, इस आवाज ने तीनों की रूहें तक कपा दी थी। ललिता को लगा उसका दरवाजा बजा और नरेश और शालिनी को लगा कि उनके किवाड़ पर कोई दस्तक दे रहा है, लेकिन डर के मारे किसी से भी दरवाजे खोलने की हिम्मत ना हुई। ठक ठक ठक, दरवाजा खुलने की आवाज आई। फौरन एक दरवाजा खुला। शालिनी और नरेश ने सोचा कि ये दरवाजा ललित ने खोला है, और यही ललिता ने सोचा कि नरेश और शालिनी ने दरवाजा खोला होगा। लेकिन कुछ ही देर में सबका ध्यान भंग हुआ। चाचू हैं, कहाँ थे आप? अब सबको पता लग चुका था ये दरवाजा शालिनी और नरेश के 2 प्यारे और बेहद मासूम बच्चों ने, कंचन जो शायद 13 साल की रही होगी और उसके छोटे भाई 8 साल मुरली ने खोला था। कंचन की आवाज को अनसुना कर रमेश कमरे में दाखिल हो गया। फिर केवल चीखने और पुकारने की आवाजें निकली। शालिनी और नरेश और साथ ही ललिता भी भागती हुई उन दोनों के कमरे में आई, लेकिन शायद देर हो चुकी थी क्योंकि रमेश वहां से जा चुका था। वहां केवल कंचन बदहवास सी बैठी हुई थी। उसकी बोलने की भी हालत नहीं थी। मगर मुरली कहाँ था? मुरली, ओ मुरली, मेरे प्यारे लाडले मुरली। नरेश पागलों की तरह मुरली को पुकारे जा रहा था। शालिनी कंचन को पकड़कर रोई जा रही थी। ललिता भी बस रोई जा रही थी। अब तक गांव वाले भी इस चीख पुकार को सुनकर आ चुके थे। भले ही मुख्य गांव से दूर उनका घर था, लेकिन ऐसे समय में सब साथ आ ही जाते हैं। हर तरफ गांव में केवल मुरली मुरली ही सुनाई दे रहा था। पूरी रात भटकने के बाद भी ना मुरली का कोई सुराग मिला, ना ही कोई खबर। सुबह के 5 बजे
नरेश सभी गांव वालों के साथ मुरली की खोज में गया हुआ था। शालिनी अध पागल हालत में रोए जा रही थी। उनके घर के सामने एक ऊंचा डकैन का पेड़ था जो काफी ऊंचा और घना था। उसके नीचे अपना माथा पकड़े हुए ललिता बैठी हुई थी। अब क्या करूं? पहले मेरा पति ना जाने किस हालत में मरा और ना जाने अब मेरा बच्चा मुरली। नहीं नहीं, ऐसा मत सोच ललिता, ऐसा मत सोच। तभी एक धम की आवाज हुई। शालिनी जो रो रही थी वो भागकर वापस आई। डकैन के पेड़ के नीचे रोती ललिता को देखकर वो बेहोश हो गई। कंचन सुध बुध खोकर बस बैठी हुई थी। उसके ठीक सामने काली पड़ चुकी मुरली की लाश थी जो पेड़ से उसके सामने गिरी थी। ना जाने कब तक वो ऐसे ही बैठी रही। थक हार कर नरेश भी अब घर आ चुका था। लगभग सभी गांव वाले वापस आ चुके थे। बस 2-4 लोग ही उसके घर आए थे। जैसे ही वो घर के चौक पर आए तो नरेश की नज़र सबसे पहले बेहोश पड़ी शालिनी पर नज़र गई और वो लपक कर उसे देखने के लिए दौड़ पड़ा। जबकि गांव वाले सब देख रहे थे जिस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। नरेश, नरेश, हाँ बोलो चाचा, इधर आ। नरेश भारी कदमों से उनकी तरफ आया। अब तक पथरा चुकी आंखों में अब आंसू नहीं थे जो कि मुरली की इस हालत को देखकर आंखों से बाहर आ सके। मुरली की आंखें काली हो चुकी थी, हाथ आगे से काले, सीने में एक बहुत बड़ा घाव, लेकिन खून निकला होगा इसका कोई निशान नहीं। नाखून नहीं थे और बाल पूरे गायब थे। नरेश बेटा, यहाँ किसी का साया लगता है। सही कहा चाचा, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति बोल पड़ा। जानवर ऐसे काम नहीं करते, जरूर कोई खबीश और दुरात्मा या फिर तांत्रिक का काम लगता है। अब लोगों ने तरह तरह की सलाह और इलाजों का दौर चल निकला था। ये रमेश नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। वो तो जान देता था इन बच्चों पर। भैया, रमेश ऐसा नहीं कर सकता। अब तक बेसुध पड़ी ललिता होश में आ चुकी थी। नरेश ने एक नज़र ललिता को देखा और फिर नज़रें झुकाकर मुरली को अपनी गोद में लेकर बैठ गया। घर में सन्नाटा पसर गया। पूरे गांव को भी इस घटना को जानते देर ना लगी। सभी गांव वाले घर में जमा होने लगे। मुरली की दाह संस्कार की तैयारियां होने लगी। शालिनी पूरे समय बेहोश ही रही और ऐसी ही हालत में नरेश ने भी कुछ नहीं बोला। गांव वाले सब को देखते तो तरह तरह की बातें करते। मुरली का दाह संस्कार करके शाम तक नरेश भी घर आ चुका था। गांव वाले भी अभी भी उसके घर में ही थे। बातों का सिलसिला चलता रहा। कोई इसे प्रेत आत्मा का साया बताता, कोई बुरी नज़र, कोई ईश्वर का प्रकोप तो कोई इसे घात लगा हुआ समझता। नरेश ने लेकिन हकीकत सबसे छुपाई रखी। धीरे धीरे रात बढ़ आई थी। कुछ खास लोग नरेश के घर में ही रुक गए। अब तक शालिनी भी होश में आ चुकी थी और ललिता अपने कमरे में खुद को बंद करके बैठी हुई थी। रात के 11 बज चुके थे। सभी की नींद गायब थी। ऐसे माहौल में नींद आती भी कैसे? आज ही तो एक परिवार के बालक की मृत्यु हुई थी। सब गप्पों में व्यस्त थे। तभी घास के घिसने की आवाज़ हुई। ऐसा लग रहा था मानो कोई घास को एक बड़ी दराती से काटता हुआ आ रहा है। सबका ध्यान उस ओर गया, लेकिन इस आवाज़ की दिशा का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया था क्योंकि हर दिशा से ये आवाज़ आ रही थी। शालिनी और कंचन एक कमरे में बैठे सिसकियाँ ले रहे थे। अचानक उनका दरवाज़ा धम से खुला। एक चीख, एक जोरदार चीख। सभी भागते हुए कमरे तक आए, लेकिन उन्हें बेहोश शालिनी ही मिली। फिर से अब कंचन की खोज शुरू हुई। सबके मन में अब डर था कि कहीं अब कंचन भी तो नहीं। रात भर ढूंढा, लेकिन कंचन का कुछ पता नहीं लगा। थक हार कर लोग फिर वापस घर ही आ गए। इन 3 दिनों में सभी इतना रो गए थे कि आंसू अब निकलना ही बंद हो गए थे। अब दुख तो था, लेकिन आंसू नहीं। सुबह के 5 बजे सारे गांव वाले अब घर वापस निकल चुके थे। नरेश के घर से दूर एक पहाड़ के बीच घाटी जैसी बनी थी जो बहुत छोटी तो थी, इसलिए एक पतला रास्ता जाता था जो झाड़ियों से घिरा रहता था। उसी से सभी गांव वाले आवाजाही किया करते थे। अभी लोग उस रास्ते तक पहुंचे ही थे कि उन्हें एक लड़की लेटी हुई दिखी। सभी उस ओर गए तो सब भौचक्का रह गए क्योंकि रात दर जिसे ढूंढा, बल्कि इस रास्ते पर भी ढूंढा, वो तब भी ना मिली, लेकिन अब मिल चुकी थी।
लेकिन लाश के रूप में। नरेश, शालिनी, ललिता तीनों अपना सिर पकड़े हुए चौक में बैठे हुए थे। तभी उन्हें कुछ गांव वाले वापस आते हुए दिखाई दिए। साथ ही उन्हें उनकी गोद में कंचन दिखाई दी। सिर झुकाकर नरेश कंचन को लेने के लिए गया और उसे अपनी गोद में लेते हुए वापस आया। इस पूरे घटनाक्रम का दोषी केवल एक ही इंसान उसे नजर आ रहा था, वह था वो खुद। कंचन की भी दशा मुरली के ही समान थी। आंखें काली, सीने में काले रंग का छेद, हाथ आगे से काले। गांव वाले अब संतुष्ट नहीं थे। वो बार बार नरेश, ललिता और शालिनी से पूछने पर लगे थे कि ये क्या हो रहा है। ललिता से अब रहा नहीं गया और वो शुरू से घटी हर एक बात बताती चली गई कि यह सब रमेश के गायब अथवा मरने से घटित होना शुरू हुआ है। गांव वाले सन्न रह गए। पास के ही गांव के एक तांत्रिक भोलूदा को बुलाया गया। शाम तक उसने आने का आश्वासन दिया। तब तक कंचन का दाह संस्कार निपटाया जा चुका था। रात को तांत्रिक आ चुका था। सभी तैयारियां की जा चुकी थी। तांत्रिक के साथ उसका एक चेला भी आ चुका था। एक कमरे में गणेश बनाया जा चुका था, जिसका अर्थ था अब यहीं पूजा होनी थी। सभी परिवार के लोग और गांव वाले बैठ गए थे। ये कमरा रमेश और ललिता का था, जिसे तैयार किया गया था। तांत्रिक ने हंत्या को बुलाना था, जिसके लिए पूजा हो रही थी। ढोर की धम धम की आवाज और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा का प्रारंभ हो चुका था। रमेश की आत्मा का पल प्रतिपल आवाहन किया जा रहा था, जो समय बढ़ने के साथ साथ तीव्र से तीव्र होता जा रहा था। दमम दमम धमम धमम की आवाज से पूरा घर भर गया था। इसी बीच से आज भी घास के बीच किसी के सरसराने की आवाज आई। सबका ध्यान मंत्रोच्चार पर ही केंद्रित था। तांत्रिक ने अपने सामने लाल सिंदूर और चावल को मंत्रों के साथ एक बड़ा सा गोल एक पीले कपड़े के चारों ओर बनाते हुए मंत्रोच्चारण की प्रतिक्रिया अति तीव्र कर दिया। कमरे के दरवाजे खोल दिए गए। डर से सबके पसीने छूटे हुए थे। घास में सरसराहट बढ़ती जा रही थी। हवाएं तेज चलने लगी थी। अचानक धम से करके चौक पर किसी के गिरने की आवाज आई। सबका ध्यान बाहर को हुआ, लेकिन तांत्रिक के चेले ने चिल्लाकर उन सबको बाहर देखने से रोक दिया। सब कांपने लग गए। एक दबी हुई सी हंसी सी सबको सुनाई दी, जो चौक से आ रही थी। एकदम से एक साया बिजली की गति को मात देता हुआ उस कपड़े तक आया जो तांत्रिक के सामने रखा था। सबको अब वो साया स्पष्ट दिखाई देने लगा, जो रमेश का ही था। बाल बड़े हुए, आंखें गायब, काले शरीर वाला एक साया रमेश ही लग रहा था। साया तांत्रिक को लगातार देखे जा रहा था और हंसे जा रहा था। तांत्रिक अंदर से डर रहा था, क्योंकि पहली बार उसने किसी दुरात्मा का शरीर इतनी पवित्र जगह पर आते देखा था। लाल दांत दिखाते हुए उस साये ने तांत्रिक की ओर इशारा किया। तांत्रिक ने डर के मारे मंत्रोच्चारण का तीव्रता बढ़ा दी। साथ ही डोर को इतनी जोर से बजाया जा रहा था कि जैसे उसे फोड़ ही देगा। कमरे में एक भय का माहौल हो गया था। साये ने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई और सबको एक नज़र भर कर देखने के बाद एक जोर का अट्टहास किया। तांत्रिक, बोल, कौन है तू? क्या ये सब किया धरा तेरा ही है? साया अब उसको आश्चर्य से देखने लगा। तू पवित्र चादर में बैठा हुआ है, बोल, जवाब दे। तांत्रिक बोला। साया फिर हंसने लगा। तू कौन है? रमेश की आत्मा नहीं है तू, कोई और है। क्यों आया है? किस दुनिया से आया है तू? तांत्रिक ने फिर से बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि साये का एक हाथ बिजली को मात देते हुए उसके मुंह के अंदर चला गया। एक हल्का सा झटका और तांत्रिक की जबान बाहर उसके हाथों में लहरा रही थी। कमरा चीखों से भर गया। सब हड़बड़ाहट में बाहर भागने लगे। साया भी तांत्रिक को बीचों बीच चीरता हुआ अब उसके चेले की गर्दन पकड़े हुए बैठा था। सभी कमरे से बाहर आ चुके थे, लेकिन ललिता को ये क्या हुआ, या शायद उसका दिमाग फिर गया था। वो वापस कमरे की ओर बढ़ चली। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि साया तांत्रिक के चेले की गर्दन तोड़कर अट्टहास कर रहा था। ललिता बोली, रमेश, रमेश। झल्लाकर और चिल्लाकर उसने इतनी जोर से कहा कि साये का ध्यान उसकी ओर खिंच गया। पलक झपकने से पहले ही वो ललिता के मुंह के सामने खड़ा था। ललिता रोते हुए बोली, ए जी, क्या हो गया आपको?
साया बिना भाव के उसको देख रहा था। आप तो शिकार पर गए थे ना, ये कैसे हो गया? आप कैसे हो गए हैं? बंद कीजिए ये सब। साया अब भी शांत खड़ा था। शायद नहीं था। अचानक उसका एक हाथ ललिता के पेट को चीरता हुआ उसके मुंह से बाहर आ चुका था। हा हा हा। गांव के लोग काफी दूर तक भाग चुके थे, लेकिन साये से दूर कहाँ तक भागते। कुछ ही देर में सभी दिशाओं से चीखों ने गांव को भर दिया था। पूरी रात ये तांडव चलता रहा। सुबह के 4 बजे साया एक पेड़ पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक सुकून था या एक शैतानी हंसी। लो सबको वहीं ले गया जहां मैं था। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब मैं नई वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आऊँगा तो आप सभी के पास मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।